पे चलते एक व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर देना, एक सामान्य सी जीवन जीती महिला या लड़की का गैंग रेप कर देना, जातिवाद के कारण आपके कामों का रुक जाना, जातिवाद के कारण किसी को अधिक महत्व मिलना, किसी को उसकी जाति के कारण प्रताड़ित करना, किसी को उसके मजहब के कारण प्रताड़ित करना। अब भोली भाली ऐसी लड़की जिसे कल तक कोई बहुत पसंद करता था, अचानक से उसके न कह देते ही उसके ऊपर एसिड अटैक कर देना। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं दोस्तों जिनसे हमारा पाला रोज पड़ता है, जिनके बारे में हम रोज कहीं ना कहीं सुनते, देखते, पढ़ते हैं और पढ़ के एक आह निकाल के हम आगे बढ़ जाते हैं, यानी अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट जाते हैं। फिर से जब दोबारा ऐसी घटना होती है तो फिर हम आह वाह कुछ करते हैं, फिर से अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। पर ये वो घटनाएं हैं जो कहती हैं कि एक बार हमारे बारे में सोचो, एक बार इन पे दृष्टि डालो, क्योंकि ये घटनाएं उसी समाज में हो रही हैं जहां आप रहते हैं। तो आप भी अगर इन्हीं घटनाओं पे एक नई दृष्टि डालना चाहते हैं, नए सिरे से इसके बारे में सोचना चाहते हैं, इन घटनाओं के पक्ष विपक्ष इनकी पड़ताल करना चाहते हैं, इनकी तह में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए ही है ऋषभ प्रतिपक्ष का कहानी संग्रह क्रिक पांडा पो पो पो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सेली और आप हैं किताबें में। दोस्तों, यह एक ऐसी किताब है जो आज के समय की ज़रूरत है। जब आप इसकी कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ऋषभ लंबी पारी खेलने वाले लेखक हैं। ऋषभ का यह पहला ही कहानी संग्रह है, पर इसमें जो टॉपिक उन्होंने उठाए हैं और जिस तरीके से उठाए हैं वे गहरे विमर्श की मांग करती हैं और आज के समय की ज़रूरत भी है। इस संग्रह में 14 कहानियां हैं। पहली कहानी है गांधी, गैंग रेप वाली मैया, मर्द, माफी, बैडमैन दी गुड, बैडमैन दी बैड, क्रिक पांडा पो पो पो, मरा हुआ श्रवण कुमार, पीरियड्स का पहला दिन, जवान, एक सवर्ण की प्रेम कथा, लालपुर का डीएम, फ्रेंड्स जोन, यहाँ रंडी मूदती है। ये जो शीर्षक मैंने बताया दोस्तों, ये शीर्षक ही कहते हैं कि इसकी रचनाएं लीक से हटके हैं। ये सिर्फ शीर्षक ही अलग नहीं है, जब हम इनकी कहानियों को पढ़ते हैं तो हर एक कहानी हमें सोचने पे विवश करती है। हर कहानी कहती है कि रुको, आगे बढ़ने से पहले मुझे महसूस करो, मेरे बारे में विचार करो, मुझसे वार्तालाप करो, उसके बाद अगली कहानी की ओर बढ़ना। कोविड के कारण हर तरफ हताशा और निराशा है। जॉब्स जाने की घटनाएं आ रही हैं तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स की सुसाइड की घटनाएं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले जिस कहानी की चर्चा कर रही हूँ यह है मरा हुआ श्रवण कुमार। यह कहानी हम सभी को पढ़नी चाहिए। इसमें बात तो युवा की गई है, यह कहानी हर किसी के लिए है। युवा इसमें प्रतीकात्मक रूप से लेना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि यह हमारी कहानी है, हम सबकी कहानी है। यह कहानी बताती है हम सभी के अंदर एक दूसरे को समझने की भावना कितनी कम हो गई है। एक ही घर में रहते हुए, एक ही साथ चलते हुए, एक ही साथ पढ़ते हुए, एक ही साथ खेलते हुए सारा दिन बिताते हैं, सारा जीवन बिताते हैं हम, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं समझ पाते, उस व्यक्ति की फीलिंग्स को नहीं समझते, उस व्यक्ति की भावना को नहीं समझ पाते, उस व्यक्ति की समस्याओं को नहीं समझ पाते। यह हर घर की कहानी है, यह हर इंसान की कहानी है। हर इंसान खुद में अकेला होता है। अब जितने व्यक्ति से आज के समय में मिलेंगे सब कहेंगे मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई जानना नहीं चाहता, घर वालों को मेरी परवाह नहीं है, वे मुझे नहीं समझते, मैं ये काम इस भावना से करता हूँ, वे मुझे इस भावना से जोड़ देते हैं। तो ये जो समस्या हर घर की, हर इंसान की है, यह इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। कहानी है अविनाश की। अविनाश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, युवा है, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। कहानी की शुरुआत ही होती है सुसाइड करने की वह कोशिश करता है और रस्सी टूट जाती है, जिससे वह धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। उसके मम्मी पापा दौड़ के आते हैं, माँ रोती है, पिता 2 लाइन समझाते हैं, फिर एक मौन, उसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। फिर हम यहाँ ये देखते हैं कि अविनाश की माँ और अविनाश के बीच में जो संवाद है, पिता के साथ कम संवाद है। अविनाश के पिता स्ट्रिक्ट व्यक्ति हैं और माँ जो है, माँ बाहर वालों के सामने तो यह खूब बताती है
कि मैं अपने बच्चे का इतना ख्याल रख रही हूँ, मैं ये जान रही हूँ, मैं उसे हर समय पढ़ने का समय देती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ। और बहुत हद तक माँ यह करती भी है, लेकिन साथ में जो ताने देती है उसे ये भी नहीं होता है कि उठ के बर्तन भी अपनी जगह पे रख दो, सारा दिन पड़े हुए रहते हो एक ही कमरे में। जो छोटे छोटे पिंच करने वाले वाक्य हैं, यह व्यक्ति को अंदर तक तोड़ती हैं। हालांकि माँ अविनाश का सारा काम करती है, कमरे में आके उसे खाना देती है, कमरे में लाके उसे चाय देती है, लेकिन साथ में जो वो पिंच कहने वाली बात कह देती है, उससे अविनाश का मन पढ़ाई से कोसों दूर हो जाता है। वह चिंता में लग जाता है, वह सोचने लगता है अपने भविष्य के बारे में, अपने माँ और अपने संबंधों के बारे में, अपनी बारे में। उसे लगता है कि मैं तो बिल्कुल अकेला हो जा रहा हूँ, कोई मुझे समझ नहीं रहा है। दूसरी तरफ माँ को लगता है कि महा निकम्मा लड़का है और यह पढ़ भी नहीं रहा है। माँ ये भी सोचती है कि मैंने इसे इतना टाइम दिया पढ़ने के लिए, पर इसका रिजल्ट क्या था। माँ ये भूल जाती है कि टाइम तो उसने दिया, लेकिन उसके एक पिंच वाले वाक्य ने, अगर वह मुस्कुरा के वही काम करती तो शायद अविनाश अच्छा पढ़ रहा होता, शायद अविनाश के मन में कोई घुटन नहीं होती। जैसे में जो घटनाएं हैं, जो संवाद है, बड़े हैं ऐसे हैं जो हम सब की लाइफ में या तो होते हैं या हमने कहीं ना कहीं देखे सुने हुए होते हैं, पर हम उनसे वही बात है नजरें चुरा के निकल जाते हैं। अविनाश अपनी बुआ के यहाँ जाता है रसगुल्ले और समोसे लेके। माँ उसे कहती है कि रसगुल्ले और समोसे लेके जाना बुआ से मिलने, तो अविनाश अपने हिसाब से मात्रा ले लेता है। उसे माँ ने ये तो कहा ही नहीं था कि कितना ले जाना। अब माँ गुस्सा करती है कि तुमने 20 क्यों उठा लिए, वहाँ पे कौन इतना खाएगा। मुझे लग रहा है कि तुम्हारी बुआ की लड़की के साथ बहुत बन रही है, उसके साथ तुम्हारा कोई अफेयर होने वाला है, उसके साथ तुम्हारा कोई चक्कर होगा, इसलिए तो तुम उसके पीछे जा रहे हो, वहाँ बार बार जाते भी हो और वहाँ इतने सारे समोसे रसगुल्ले लेके तुम चले गए। अविनाश भल्ला जाता है। वह सिर्फ माँ को इतना ही कहता है कि वो मेरी बहन है और उसके साथ मेरी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, वो मुझे अच्छे से समझती है, मैं अपने मन की बातें उससे कह पाता हूँ, तुम ऐसी गंदी बातें मत सोचो। वो माँ को इतना ही कहता है, लेकिन उसके मन में माँ की इस बात से बहुत घृणा आती है। वो बहुत डिस्टर्ब होता है कि क्यों माँ ऐसा कैसे सोच सकती है, जबकि वो मेरी माँ है। वो क्यों नहीं जानती है कि मैं ऐसा अपनी बहन के प्रति ऐसा नजरिया रख ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो अक्सर होता है हम अपनों के बारे में बिल्कुल गलत समझ रहे होते हैं, उनको ठीक से नहीं समझ रहे होते हैं, वही यह कहानी हमें बताती है। अविनाश लास्ट में फिर से सुसाइड करने की कोशिश करता है और माँ बोलती है कि इससे अच्छा होता तू मर जाता। तो अविनाश को लगता है हाँ मैं मर गया, मैं यही तो सुनना चाह रहा था, मैं मर गया। जो इसकी पहली कहानी है गांधी, देश में जो परिदृश्य चल रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, वह इसमें गांधी के दृष्टि से दिखाया गया है। पहला सीन है कि गांधी जो है स्लीप पे लटके हुए हैं, जैसे कि ईसा मसीह लटके थे, और लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं तूने ही तो देश का बंटवारा करा दिया, तूने अपनी मर्जी चलाई, तूने क्यों ये सब किया, इससे देश को कितना नुकसान हुआ, आज देश कहां से कहां पहुंच गया, तेरी नीतियां खराब थी, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद आ जाता है परिदृश्य जो हमारे देश में आज है, और लास्ट होता है कि गांधी फिर उसी तरीके से स्लीप पे लटके हैं और नीचे कुछ लड़के एक लड़की के ऊपर पिले पड़े हैं। गैंग रेप वाली मैया कहानी में गैंग रेप की शिकार एक लड़की की स्टोरी है कि कैसे लोग उसकी मदद के नाम पे फिर से बारंबार उसका गैंग रेप करते हैं। उसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर कई लोग मिलके किसी के साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं तो उनकी मानसिकता क्या रही होगी, वो क्यों ऐसा करने पे आमदा हो जाते हैं, क्या कारण रहते होंगे, क्या उनके मन में चल रहा होता होगा, और सोसाइटी इन घटनाओं को कैसे लेती है, किस रूप में लेती है, कैसे रिएक्ट करती है, और वह बच्ची, वह महिला, उसके मन पे क्या बीतती है और वह क्या सोचती है। एक चेहरे के पीछे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक पुराना गाना है। यह सच भी है कि हर व्यक्ति के अंदर कई कई पर्सनालिटी होती है, कम से कम 2 पर्सनालिटी तो ऐसी होती है जिसको एक्ट करते हुए वह व्यक्ति जीता है। यानी लगभग सभी व्यक्ति 2 पर्सनालिटियों को जीते हैं, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, अपने मन के अंदर कुछ और तो दुनिया के सामने कुछ और, या फिर मन के अंदर और घर के अंदर एक जैसे तो बाहर की दुनिया के कुछ और। तो ये जो डुअल पर्सनालिटी है, इसकी कहानी है बैड मैन दी गुड और बैड मैन दी बैड। और जो इसकी प्रतिनिधि कहानी है, यानी क्रिक पांडा पो पो पो, यह एक्चुअली जो आरक्षण हमारे देश में है उसको लेकर के लिखी गई है, और आरक्षण पे भी यह नई दृष्टि डालती है। माफी कहानी जो मॉब लिचिंग है उसके ऊपर है, लेकिन
इसे माँ के नज़रिए से मोस्टली दिखाया गया। इसमें हर व्यक्ति का नज़रिया है मॉब लिंचिंग को लेकर के कि ये कैसे होता है और लोगों की मानसिकता क्या रहती है। जिस व्यक्ति की इसमें मौत होती है उसके करीबी लोगों की मानसिकता क्या रहती है, इस घटना को वो किस रूप में लेते हैं, उनके मन पे इन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। जो इसकी लास्ट कहानी है यहाँ रंडी मूर्ति है, ये कुछ अजीब सी है। आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, या युवाओं के नज़रिए से देखें तो कुछ जो 16 से 20 साल के लड़के हैं लड़कियां हैं मे भी उनको टारगेट करके लिखी गई है। ये उनके हिसाब की स्टोरी है। इसमें एक लड़की है जो जिसकी मानसिकता सामान्य से अलग है, और मेन इसमें बात की गई है कि हम कभी भी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं कहीं पे भी तो वहाँ उल्टे सीधे इश्तेहार लिखे रहते हैं। और पब्लिक टॉयलेट में इवन जो गर्ल्स टॉयलेट होता है, महिला विंग होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ लोग लिख के चले जाते हैं। तो एक लड़की जो है इस कहानी में वह गर्ल्स टॉयलेट में ऐसी इबारतों को पढ़ती है और फिर मेल टॉयलेट में, बॉयज़ टॉयलेट में भी जाके देखती है कि वहाँ क्या लिखा है, फिर उसके बारे में विचार करती है। तो ये सारा कुछ है इसमें। और भाषा वगैरह की बात करें तो ऋषभ काफ़ी सिंपल भाषा में लिखते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वे, और उनके सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आज के समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं। तो उनकी भाषा कहीं कहीं पे तीखी भी हो जाती है, पर सामान्य रूप से उनकी भाषा सीधी सपाट है। कहीं पे भी लच्छेदार भाषा का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। तो कुल मिला के यह जो किताब है यह पढ़ने लायक है। मुझे लास्ट वाली कहानी थोड़ी सी अजीब सी लगी, बाकी सभी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। तो आप इस किताब को पढ़ें और एक अच्छी किताब पढ़ने का आनंद उठाएं। आपके चेहरे पे इन कहानियों को पढ़ के मुस्कुराहट नहीं आएगी, थोड़ी सी खींच आएगी, थोड़ा सा सोचने का मन करेगा, गुस्सा आएगा कहीं कहीं पे, कई जगह आपके रोंगटे खड़े होंगे, कई जगह वर्णन जो है तिक्त वर्णन है, एसिड अटैक वाली बात हो या फिर जो गैंगरेप वाली बात है। ये सब कहानियां हैं जो आपके रोंगटे खड़े करती हैं, आप सोचने पे विवश हो जाते हैं, आपको अंदर तक मथ देती है। एक तरीके से कहें तो आपके अंदर की जो शांति है वह विचलित होगी और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। दोस्तों, आप भी इस किताब का लुत्फ उठाएं और पढ़कर मुझे बताएं कि यह आपको कैसी लगी। बाय बाय।